हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक को लेके। एक ऐसा स्टॉक जिसमें अगर आपने 1 लाख रुपए डाले आते जब इसका आईपीओ आया था, 1995 में इसका आईपीओ आया था, आज उसकी वैल्यू है तकरीबन 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए। जी हाँ, इसमें बहुत अच्छी वेल्थ बनी है लोगों की। बट पॉइंट ये है कि अब इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्टॉक कुछ टाइम से अप्रिशिएट नहीं कर रहा। क्या ये टाइम पे हम फिर से एंट्री ले सकते हैं? क्या ये एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जिसको हम बाय और फॉरगेट कर दें, खरीदने के बाद भूल जाएं? क्या एक ऐसी कंपनी है ये? और क्या ये एक ऐसी कंपनी है जो 20-25 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न्स देने वाली है? किन लेवल्स पे अभी ये चल रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो 1644 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका स्प्लिट हो चुका है, बोनसेस आ चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखेगा प्राइस ऑलमोस्ट 5 या 6 रुपीज का। बट जब इसका आईपीओ आया था ये 40 रुपीज पे आईपीओ लॉन्च हुआ था। और मेरे डैड के पास भी अभी भी ये स्टॉक पड़ा है, आईपीओ वाले 40 रुपीज के उनके लिए हुए, आज तक वो पड़े हैं। सोचिए कितनी वेल्थ उसमें बन चुकी होगी। 1 लाख रुपए के 2.5 करोड़, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। बट प्लीज ये दिखाना सिर्फ पॉइंट ये था कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। आपको पता होना चाहिए कब निकलना है उस स्टॉक से, कौन सा अच्छा स्टॉक है कौन सा नहीं है, तो वो बहुत मैटर करता है। तो यहां पर मैं जो आपको प्राइस दिखा रहा हूं ना, ये आपको दिखेगा 5 रुपए के आसपास। जैसा मैंने आपको बताया इसका आईपीओ 40 रुपीज पे आया था। बट ये जो इतने अच्छे रिटर्न्स आपको मिले हैं, ये कोई स्ट्रेट लाइन में अपसाइड नहीं थी। यहां पे आप देख सकते हैं, और ये मंथली चार्ट है, काफी महीनों तक इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं करा। यहां पर ये 2008 के क्राइसिस आए थे। 2008 में अगर आपको पता हो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जब सारी स्टॉक मार्केट्स गिरी थी ड्यू टू बहुत सारे बैंक्स ऐसे थे यूएस में, यूके में, जिनमें ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी हो गई थी। उस वजह से काफी स्टॉक प्राइसेस गिरे थे। उसके बाद अभी ये थोड़ी सी लेटेस्ट जो आया था डिक्लाइन, ये 2020 में 2 साल पहले कोविड की वजह से आया था। तो अगर आप देखें यहां से ऊपर के जो प्राइसेस हैं उसमें ये एक प्राइस टफ टाइम था, ये सेकंड टफ टाइम था, ये थर्ड टफ टाइम है, और मैं बोलूंगा फोर्थ टफ टाइम अभी चल रहा है, क्योंकि प्राइसेस एक रेंज में हैं। प्राइसेस ने काफी अच्छे रिटर्न्स कुछ महीनों से नहीं दिए। ये मंथली चार्ट है इसलिए छोटा दिखा रहा हूं मैं आपको, डेली होता तो बहुत लंबा दिखाता। बट पॉइंट ये कि क्या अब हम इस स्टॉक को अब ले सकते हैं, किन लेवल्स पे, क्या इसके फंडामेंटल्स है। अभी इसमें काफी कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि एचडीएफसी जो है वो मर्ज हो गई है एचडीएफसी बैंक के साथ। एचडीएफसी एक अलग कंपनी थी, एचडीएफसी बैंक का उसमें स्टेक था, एचडीएफसी का भी एचडीएफसी बैंक में स्टेक था, और अब ये दोनों मिलकर एक ही कंपनी हो चुकी है। तो अब इसका क्या बेनिफिट है? एचडीएफसी के जो कस्टमर्स हैं ना इस वक्त, वो तकरीबन 6.5 पौने 7 करोड़ कस्टमर्स हैं। और अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करूं तो 5-5.5 करोड़ के आसपास हैं। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 करोड़ का गैप है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में कस्टमर बेस पे। बट यहां पर अभी भी आईसीआईसीआई ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? पहले तो ये देख लेते हैं, एचडीएफसी का भी जो मर्जर हुआ है यहां पर, उससे बताया जा रहा है कि एचडीएफसी वर्ल्ड के 5th नंबर पे, 4th नंबर, 5th नंबर पे, टॉप पे आ जाएगी ये मर्जर होने के बाद। काफी चाइना का ऐसा बैंक है, एचएसबीसी है, वेल्स फार्गो है, उनको पीछे कर दिया है। तो अभी जो टॉप के बैंक हैं वर्ल्ड में, दैट इज जेपी मॉर्गन, आईसीबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका, 4th नंबर पे अब एचएसबीसी हो जाएगा। बट क्या इतना बड़ा मर्जर होने के बाद और ये 4th नंबर पे आने के बाद एक ऐसा रीजन है कि हमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो यहां पर अगर हम देखें ना आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में डिफरेंस, देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो आईसीआईसीआई बैंक की ऑलमोस्ट 23% के आसपास ग्रो कर रही है और एचडीएफसी की 16% ग्रो कर रही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे ना, 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें आईसीआईसीआई बैंक आगे चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आगे चल रहा है, और यहां पर नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें उसमें भी आगे चल रहा है। तो इसी वजह से एक तो ये हो जाता है, जब भी कंपटीशन आता है ना, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि यार आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, तो क्यों ना हम उसमें पैसा डालें। वो एक रीजन है। सेकंड, एचडीएफसी में अभी एक काफी बड़ी मेजर न्यूज हुई है, जो मैंने आपको बताया एचडीएफसी के साथ उसका मर्जर हुआ है। इस वजह से भी ना थोड़ा सा बड़े प्लेयर्स बैक स्टेप हो जाते हैं। वो ये देखते हैं कि पहले इस न्यूज को आने देते हैं, क्या वो मर्जर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कितना पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। क्योंकि कुछ चीजें जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है तो उसमें पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, क्या मैनेजमेंट से कुछ लोग निकाले जाएंगे, किन किन की जॉब्स जाएगी, वो सब। इसी वजह से बड़े प्लेयर्स थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेते हैं। तो यहां पर एचडीएफसी बैंक में मुझे क्या लग रहा है,
ऐसा नहीं कि पैसा निकल रहा है एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी में नया पैसा नहीं आ रहा बड़े प्लेयर्स की वजह से, बट हाँ पुराना पैसा अभी भी है। तो क्या वो बड़े पैसे की वही वेस्ट कर रहे हैं कि एक तो ये मर्जर का पहले जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, और वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। और उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया था एचडीएफसी और एचडीएफसी के मर्जर को लेके, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, बट वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल में, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। बट मैं आपको यहां मोटा मोटा बता देता हूं, एचडीएफसी बैंक जो है वो लोन्स नहीं करती थी, एचडीएफसी लोन करती है। तो ये एक मेन रीजन था उसका मर्ज होने का, क्योंकि एचडीएफसी में मैक्सिमम लोन्स थे और वो लोन अब मिल जाएंगे एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो यहां आप समझिए हो क्या रहा है। और जो अभी तक एचडीएफसी बैंक लोन नहीं करता था, तो अब लोन के नंबर्स भी एचडीएफसी में एडेड हो गए, और जो लोग एचडीएफसी में जिनके पास लोन था उनका 70% ऑफ द पीपल का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ही नहीं था। उनका अकाउंट या तो आईसीआईसीआई बैंक में होता था या कहीं और होता था। तो अब वो लोग अकाउंट भी यहां खोल सकते हैं, और इससे होगा क्या कि एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। जब दो कंपनियां एक ही जगह से काम करेंगी, उनके ऑपरेशंस हेड्स एक होंगे, ऑपरेशंस की कॉस्टिंग उनकी कम हो जाती है। तो ये मर्जर डीमर्जर के बेनिफिट नेगेटिव्स होते हैं। अभी आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का जो मैंने मर्जर बनाया था उसमें क्या क्या बेनिफिट्स थे। रिलायंस का डीमर्जर हो रहा है, उसमें डीमर्जर में क्या क्या नेगेटिव्स होते हैं, दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। बट यहां पे मुझे जो मर्जर हो रहा है वो पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है ओवरऑल। लोन्स की अगर मैं बात करूं ना, तो सेकंड नंबर पर आता है एचडीएफसी। पहले जो था वो थर्ड फोर्थ नंबर पे था यहां पर प्री मर्जर, बट अब आप देख सकते हैं इतना एचडीएफसी बैंक लोन बुक इज नाउ लार्जर देन द कंबाइंड बुक ऑफ आईसीआईसीआई एंड एक्सिस। क्योंकि एचडीएफसी में पहले क्या था, एचडीएफसी बैंक में लोन सेगमेंट नहीं था, होम लोन सेगमेंट। अब वो होम लोन की इस बीस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अगर हम देखें 22.3, अगर आप आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक को दोनों को ऐड कर दो तो उससे भी ज्यादा है लोन बुक। और लोन से ही तो पैसा कमाते हैं, जितना ज्यादा बैंक लोन देगा उतना प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो ये तो हो गई लोन बुक। अगर इसकी हम बात करें कहां कहां से कितना लोन्स आता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर के ऊपर या एक सेगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पे आप देख सकते हैं ये रिटेल लोन्स हैं, तो रिटेल लोन्स में भी 17% की ग्रोथ हुई है पिछले 2 सालों के अंदर। अगर कमर्शियल और रूरल बैंकिंग करूं वहां तो 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कॉर्पोरेट में भी 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो लोन्स अभी तक के सबसे ज्यादा हैं आईसीआईसीआई बैंक के पास, सॉरी एचडीएफसी बैंक के पास आफ्टर एसबीआई। ग्रोथ हो रही है यहां पर। अगर मैं इसके ब्रांचेस की बात करूं तो ब्रांचेस भी आप ये देख सकते हैं, जितनी ब्रांचेस इनकी खुल रही हैं एवरी ईयर दीज आर ग्रोइंग बाय समवेयर ऑन डबल ट्रिपल होती जा रही हैं यहाँ पे ब्रांचेस। और ये इनका टारगेट है 2028 तक का। ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं, लोन बुक ग्रो हो रहा है, मर्जर जो है वो पॉजिटिव है। हाँ, सिर्फ स्टॉक ने अभी तक अप्रिशिएट नहीं करा। यहाँ पे कंपनी के अगर मैं दिखाऊं ना एडवांसेस आपको लोन्स देखिए 2021 में, 20 में, 2 में और 23 में, और हर ईयर ग्रोथ जो हो रही है बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एब्सोल्यूट में बढ़ रहे हैं कि 13 का 14 हो गया, 14 का 15। अगर परसेंटेज ग्रोथ भी मैं आपको दिखाऊं तो 20% के आसपास ये एवरी ईयर इनके लोन्स बढ़ रहे हैं। और डिपॉजिट्स भी आप देख सकते हैं एवरी ईयर 20% के आसपास बढ़ रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। थोड़ा और डिटेल्स दिखाऊं यहां पर, ये देखिए ये जो इनका सेगमेंट वाइज लोन कहां कहां से आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं यहां पे आप राइट साइड में पाई चार्ट आपको दिख रहा है। पर्सनल लोन है 27%, उसके बाद ऑटो लोन्स हैं। तो ऐसा नहीं किसी एक सेगमेंट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है, विच इज अगेन अ गुड साइन। यहां पर थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए, ये देखिए इनके जो एडवांसेस हैं क्या ब्यूटीफुली। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है, कभी भी किसी की कंपनी की मैं बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता हूं ना, और अगर वो कंपनी 10 साल या 20 साल का अपना डेटा दिखा रही है, इसका मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है अपने डेटा के ऊपर। एक छोटी सी चीज है ये बहुत वैल्यू करती है। अभी मैं बंधन बैंक की बैलेंस शीट चेक कर रहा था, जब मैंने उसका वीडियो भी बनाया 2 दिन पहले, आप देख सकते हैं वो भी पूरा डिटेल उसका एनालिसिस। वो सिर्फ 1 साल का अपना दिखाते हैं। हमेशा जब भी बैलेंस शीट दिखाते हैं 1 साल पहले से कंपेयर करते हैं, पुराना डेटा ही नहीं दिखाते। बट यहां पर आप देखिए पिछले 10-20 सालों का डेटा आपको दिखाया जा रहा है, कितना कॉन्फिडेंस दिखता है। और एडवांसेस, डिपॉजिट्स हर बार यहां पे ग्रो हो रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं इनके जो लोन्स हैं, ये लोन कहां से आ रहे हैं। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप रिटेल लोन जो भी थे ना वो ऑलमोस्ट 50, 54, 55, 57% के आसपास थे। और ये जो आप नीचे वाली लाइन देख रहे हैं ये होलसेल लोन की है। यहां पर इससे क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए जब कोविड आया था ना, ये रेड वाली लाइन कोविड, तो रिटेल लोन्स कम हो गए थे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, लोन नहीं ले रहे थे, लोगों की ईएमआईज नहीं जा रही थी, जॉब्स चले गई थी। बट अब यहां पे फिर से वो ग्रो हो रहा है 44 से 47। तो आई एम श्योर कि ये मार्क जो है इनका एक क्रॉस करके ऑलमोस्ट 57% तक फिर से
जाएगा यहाँ पर। बैंक को आप एनालाइज करें तो उसका सबसे एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जिसको बोला जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कितने लोन ऐसे हैं जो यूजर्स उनको वापस नहीं दे रहे, लोन ले तो लिया बट बैंक को वापस ही नहीं दे रहे। ये जितना छोटा होगा नंबर उतना अच्छा है हम लोग के लिए। मैंने एवरेज देखा है बाकी बैंकों का जो एनपीए होता है इस समवेयर अराउंड 3% 4% के आसपास होता है। आप भी चेक कर सकते हैं, मैंने भी 2-3 बैंकों का यहां पे एनालाइज किया था। अगर मैं एचडीएफसी बैंक का आपको एनपीए दिखाऊं, यहां पे देखिए 1.2% के आसपास 1.1 एनपीए ग्रॉस एनपीए इनका चल रहा है। एनपीए सेगमेंट वाइज भी जो इन्होंने दिखाया है वो होलसेल में थोड़ा सा इनका ज्यादा है, बाकी रिटेल में और दूसरे सेगमेंट्स में इतना नहीं है। तो ओवरऑल जो इनका एनपीए इट्स 1.2% के आसपास और वो कंसिस्टेंट है। मेरे को सबसे अच्छी चीज यहां पे दिख रही है कि हर चीज इनकी कंसिस्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे अगर मैं और थोड़ा सा जाऊं, ये देख लेते हैं ब्रांच नेटवर्क, कस्टमर बेस, हर चीज आप देखेंगे ना आपको एक सिस्टम में दिखेगा यहां पे और एक कंसिस्टेंसी यहां पे देखने को मिलेगी। एक दो जो मुझे बहुत अच्छी बातें लगी यहां पर वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख रहे हैं आप कंपनी के कितने एसेट्स हैं, ऑलमोस्ट 21,22,934 और कंपनी की मार्केट कैप कितनी है। ये एक हैक है, कंपनी के पास इतने ज्यादा एसेट्स हैं बट कंपनी की मार्केट कैप अभी भी उससे नीचे चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी आज बिक भी जाए तब भी उसकी वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए और अभी वो ऑलरेडी लो प्राइस पे चल रही है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक छोटा सा मैं आपको हैक बता रहा हूं यहां पर। अब थोड़ा सा और मैं आपको एक डिटेल दिखा देता हूं यहां पर इसकी, कि अगर आप इसकी शेयर कैपिटल देखेंगे ना, शेयर कैपिटल होता है कि कंपनी ने कितना पैसा उठाया था जब उसका आईपीओ आया था। तो जब देखते हैं 469, उसके बाद में उन्होंने फिर से पैसा उठाया यहां पर बैंक ने, बट अभी तक जो पैसा उन्होंने मार्केट से उठाया है वो 555 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पैसा मार्केट से, मतलब हम स्टॉक इन्वेस्टरों से लिया है। अब 555 करोड़ रुपए। और दूसरी बात यहां पे एक अच्छी बात मेरे को देखने को मिल रही है कि ऐसा नहीं है कि बार बार बैंक बोलता है मुझे पैसों की जरूरत है। मैं आपको ऐसी ऐसी कंपनीज दिखाऊंगा जो आईपीओ के बाद आई थी और हर साल मार्केट से पैसा इन्वेस्टरों से उठाते रहते हैं। कभी अपने राइट इश्यूज ले आते हैं, कभी स्टॉक को स्प्लिट्स करते हैं, किसी ना किसी तरीके से मार्केट से पैसा डिबेंचर्स लाके उठाते रहते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स लाके। बट यहां पे मुझे वो देखने को नहीं मिला कि कभी मार्केट, इसका मतलब बैंक को पैसों की जरूरत नहीं है। अब आप यहां पे ये देखिए कि बैंक ने पैसा उठाया 555 करोड़ का, बट उनका जो प्रॉफिट चल रहा है 555 करोड़ के ऊपर 46,000 का नेट प्रॉफिट। अमेजिंग। मैं आपको ऐसी ऐसी कंपनीज यहां पे दिखाऊंगा जिन्होंने पैसा तो 500 करोड़ रुपए उठाया है बट वो 200 करोड़ भी प्रॉफिट नहीं, मार्केट से 500 करोड़ उठा चुकी हैं और 200 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं आ रहा। बैंकिंग में भी अगर मैं आपको पहले आप दिखा देता हूं, देखिए जैसे कि जी एंटरटेनमेंट एक अनदर कंपनी है, इसका प्रॉफिट देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट 48 करोड़ रुपीस, राइट। और अगर मैं इसका आपको शेयर कैपिटल दिखाऊं कितना पैसा उठाया, 96, मतलब उतना पैसा भी जनरेट नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपको दूसरे बैंक दिखाऊं यहां पर आईडीएफसी का अगर नेट प्रॉफिट आप देखें यहां पे, जो इस बार इतना ज्यादा आया है, अदरवाइज इतना भी नहीं रहता इनका नेट प्रॉफिट। बट अगर हम इस बार के भी नंबर्स अगर आप देखें 2485 का इनका नेट प्रॉफिट हुआ है और मार्केट से इन्होंने कितना पैसा उठाया हुआ है, मार्केट से इन्होंने पैसा उठाया हुआ है 6218, 6,000 करोड़ इन्होंने मार्केट से उठाया हुआ है जिसके ऊपर 2,000 करोड़ का प्रॉफिट। कितनी ऐसे बैंक्स हैं, कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं आपको रैंडमली दिखा सकता हूं। तो इसीलिए ये बैंक मेरे को यहां पर काफी अच्छा लगा, एचडीएफसी बैंक। ये एक कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बट अगर आप, मेरे को अच्छी चीजें इसकी क्या लगी, जो इनका मर्जर हो रहा है उससे होम लोन डिपार्टमेंट भी अब एचडीएफसी बैंक में आ जाएगा तो नंबर्स ओवरऑल बढ़ेंगे। मर्जर होने से होगा क्या, एक्सपेंसेस कंपनियों के कम हो जाएंगे, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती थी, एचआर बैठता था, डिपार्टमेंट बैठता था, कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो दो डिपार्टमेंट आपको चाहिए थे वो सब एक हो जाएंगे। नंबर्स अगर आप कंपनी के देखें तो एनपीए हो, चाहे मार्जिन्स हो, चाहे लोन्स हो, चाहे डिपॉजिट हो, चाहे ब्रांचेस हो, कंसिस्टेंसी है। हर साल 20% से ग्रो कर रहे हैं। एसेट्स कंपनी के पास इतने ज्यादा हैं, मार्केट कैप नहीं है। क्या मार्केट पैसा उठा रही है बार बार, ऐसा भी नहीं हो रहा। शेयर कैपिटल उनकी 555 करोड़ की है जिसके ऊपर वो 40,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाते हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी, एक बाय करके फॉरगेट करने वाली कंपनी है। चार्ट्स पे अगर मैं देखूं ना यहां पर, तो चार्ट्स पे थोड़ा सा भी प्राइसेस एक रेंज में चल रहे हैं। हो सकता है ये थोड़ा टाइम और रेंज में रहे क्योंकि थोड़े से प्राइसेस अभी भी मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगते हैं। तो अगर कभी भी ये थोड़ा सा डाउन आता है, किसी भी रीजन से कोई क्रैश आता है या किसी भी रीजन से नीचे आता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा इसको ग्रैब करने की। ओके, तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे से जुड़े रहने के लिए और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।